तो ये वीडियो इस मानवा का पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है यूट्यूब के ऊपर। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक दूसरी दुनिया के बारे में बताया जाता है जिसका नाम अल्फा गार्ड होता है। हमें यहाँ पे बताया जा रहा होता है डीमन लॉर्ड ने युद्ध जीत लिया है और अपने सामने आने वाली सभी चीजों को उसने हासिल कर लिया है। वहीं पर वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है तो ये इस दुनिया की सबसे ताकतवर आदमी थी, ये तो काफी आसान था। इसके बाद डीमन लॉर्ड कुछ नोटिस करता है, आसमान से काफी सारे एंजल्स उसकी ओर आ रहे हैं। उन एंजल्स को देखने के बाद डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि गॉड कभी इस दुनिया के मामलों में भी दखल अंदाजी करेगा। इसके जवाब में एक एंजल बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तुम्हें और इस दुनिया को राज करने नहीं दे सकते। इसके तुरंत बाद ही एंजल्स डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर हमारा डीमन लॉर्ड भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हम देखते हैं डीमन लॉर्ड का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसका इम्पैक्ट आप देख ही सकते हो। वहीं पर वो एंजल भी डीमन लॉर्ड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर देता है। उस एंजल का अटैक भी काफी ताकतवर होता है। आगे हमें बताया जाता है डीमन लॉर्ड और एंजल्स के बीच की जो फाइट थी वो 3 दिन तक चलती है। अगले पल हम हमारे डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है, लेकिन उसने उस एंजल को मार दिया होता है। उस एंजल को मारने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि यहाँ तक कि मैं भी इस बैटल को लड़ने के बाद काफी थक गया हूँ। तभी डीमन लॉर्ड किसी को नोटिस करता है जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी की कैप्टन होती है। इसका नाम हमें स्टार बताया जाता है। स्टार डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। इसके अटैक से डीमन लॉर्ड बच जाता है और कहने लगता है, स्टार बताओ कि तुम ये क्या करना चाह रही हो, इस समय पे आके धोखा दे रही हो। स्टार बोलती है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मार सकता है। अगर मैंने पहले भी कोशिश की होती तब भी मैं तुम्हें मार नहीं पाती, लेकिन अब मैं इस पूरे जहां की मालकिन बन सकती हूँ। ऐसा सुनने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत जोर से हंसने लगता है और वो कहने लगता है, क्या ही जवाब दिया है तुमने, मैं इम्प्रेस हुआ। स्टार कहती है, डीमन लॉर्ड ये पहले की तरह ही है। इसकी बात की जाए तो तुम कैसा फील कर रहे हो अभी? यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास वो रीइंकार्नेशन की टेक्निक है ना, लेकिन जब तक तुम उसे यूज नहीं कर सकते तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पर डीमन लॉर्ड कहता है, तुमने पूछा कि मैं कैसा हूँ, खैर मैं तो काफी अच्छा हूँ। क्या कहा? अच्छा हूँ? वो भी ऐसी सिचुएशन में? तभी स्टार वहां पे एक चुटकी बजा देती है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड आर्मी पूरी तरह से डीमन लॉर्ड के ऊपर ही मारने के लिए उतर जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को मार दिया गया होता है, जिसकी मौत पे स्टार बहुत जोर से हंसने लगती है। लेकिन स्टार को यहाँ पे क्या ही पता था कि डीमन लॉर्ड के लिए रीइंकार्नेशन तो बहुत छोटी चीज है, वो इससे बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है, तो रीइंकार्नेशन क्यों नहीं। इसलिए हम आगे देखते हैं कि हमारे एमसी की आंखें खुल गई होती है। इसके बाद हमें टोक्यो नाम की एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि एक दिन डंजन दिखाई देनी शुरू हो गई। इस दुनिया के शहरों के अंदर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक साइक्लोप होता है। वहीं पर मिलिट्री उसके ऊपर बंदूकों से फायर कर रही होती है, लेकिन उन गोलियों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जिसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जो कि मिलिट्री ने ही किया होता है ऑफ कोर्स। इसके बाद मिलिट्री सोचने लगती है, क्या हमने उसे मार दिया? लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद डर की वजह से सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वो ना ही तो गोलियों से मरा और ना ही एक बड़ी मिसाइल से। लेकिन तभी उस भीड़ में से एक बच्ची जमीन पे गिर जाती है जिसके ऊपर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन वहां पर एक इंसान आकर उस छोटी बच्ची को बचा लेता है और तुरंत बाद ही उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार देता है। बच्ची उसको थैंक यू कहती है और लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, ये तो एसरन का हंटर है ना। हमें बताया जाता है कि डंजन में से निकलने वाले जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर एक स्पेशल तरीके का बैरियर होता है, जिसकी वजह से जो बुलेट्स हैं एंड जो मिसाइल्स हैं वो उनके ऊपर वर्क नहीं करती है। लेकिन जो लोग उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर सकते थे वो भी वहां दिखाई देने लगे और उन्हीं लोगों को अवेकंड कहते हैं। और काफी सारे देशों ने मॉन्स्टर्स को मारने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम को अपनाया और जो लोग भी अवेकन थे उन लोगों ने नई नई पार्टीज बनानी स्टार्ट की, नए नए गिल्ड्स बनाने स्टार्ट किए ताकि वो डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मार सके। और उसी समय से हंटर्स के अंदर लालच जेलेसी आने लगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से टीवी की आवाजें आ रही होती हैं और उसके अंदर न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि इस दुनिया में अब सिर्फ हंटर्स का ही राज है। उस न्यूज को देखने वाला लड़का कहने लगता है, क्या कहा, हंटर्स का राज? हाँ वैसे ये बात सही भी है, क्योंकि सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए ही ये राज चलता है। अवेकनिंग की क्वालिटी सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से ही तय हो सकती है। जो लोग भी इस इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं वो एक
वो ऐसे हंटर्स के बच्चे हैं जिन्होंने 12 साल की एज में ही एप्टीट्यूड टेस्ट देकर अपनी अवेकनिंग पूरी कर ली थी। अलग अलग रैंक्स के अलग अलग ताकतें हैं, अलग अलग स्पीड्स हैं और अलग अलग स्किल्स हैं और सब कुछ अलग है। और ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसको लोग टैलेंट कहते हैं। चाहे तुम अवेकन हो या नहीं, इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के इंसान हैं। अगर इसको सिंपल तरीके से बताऊं तो एक है जुल्म करने वाले और एक है जुल्म सहने वाले। और एक एफ रैंक का अवेकन किसी नॉर्मल इंसान से कम नहीं है और मैं तो उनसे भी बेकार हूं। इसके बाद हम एक फोन को देखते हैं जिसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकल रही होती है, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को बचा रहा होता है। खैर ये चीज उस लड़के की मेमोरी होती है। आगे वो लड़का बता रहा होता है कि हमारे ऑर्फनेज में बच्चों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन लोगों का काफी ज्यादा हाई एप्टीट्यूड होता है। फिर वो आगे बता रहा होता है कि जब यूजुकी नाम की लड़की का टेस्ट हुआ, फिर ये कुछ रेयर नहीं है कि एक कमजोर लड़की काफी ताकतवर हो जाए और एक बचाने वाला खुद किसी के हाथों बचाया जाए। ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैं अभी भी याद करता हूँ कि मैं उस समय क्या कुछ नहीं कर पाया था। यूजुकी जिसे सब जीनियस बुलाने लगे इंस्टीट्यूशन के स्टार्टिंग के समय से ही, उसे हंटर स्कूल में सभी लोगों से पहले भेज दिया गया। फिर हम देखते हैं कि यूजुकी उस लड़के से कह रही होती है कि मैं तुम्हें अब और ज्यादा नहीं बचा सकती हूँ। हीरो तो कमजोरों के पास खुद के लड़ने का एक तरीका होता है, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ऐसा कहने के बाद यूजुकी वहां से चली जाती है। इन सभी चीजों को सुनने के बाद हीरो तो कहता है कि जब उसने कहा कि मैं कमजोर हूँ, मैं जानता था कि ये उसका काइंडनेस दिखाने का तरीका था, लेकिन फिर भी उसकी काइंडनेस मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गई। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक ट्रेनिंग के लिए डंजन दिखाई जाती है। ये एक ऐसी तरह की ट्रेनिंग है जिसे हंटर्स को पूरा करना ही होता है। अब वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं जहां पर उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि हम रिवॉर्ड्स को 9:1 के हिसाब से बांटेंगे। दूसरा लड़का कहने लगता है तुम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इन लोगों को देखने के बाद हीरो तो सोचता है कि ये लोग बहुत ज्यादा बेकार हैं, जैसे कि ये हमेशा रहते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिवॉर्ड्स को काम के हिसाब से बांटना चाहिए? अगर तुम इतना ज्यादा मांगोगे तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। हम देखते हैं वो लड़का इस बात को सुनने के बाद उस लड़के के पास आने के बाद में उसे एक बहुत तगड़ा पंच मार देता है और वो लड़का कहने लगता है कि हमारी रैंक बी और सी है, तुम हमारे सामने इस तरीके से एक्ट कैसे कर सकते हो? हम तुम लोगों से बहुत ज्यादा अलग हैं, समझे? वो लड़का उसे अभी भी पीटे जा रहा होता है। ऐसा देखने के बाद हीरो तो उसे रोकने जा ही रहा होता है, लेकिन उसे फिर कुछ रियलाइज होता है कि यूजुकी की बातें बिल्कुल सही थी। कमजोरों के जीने का अपना एक तरीका होता है, इसलिए मुझे यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। फिर आगे हीरो तो सोचता है कि मैं कितना ज्यादा बेकार। अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरा वाला लड़का उस पहले वाले लड़के को रोकने लगता है और कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा इनफ हो चुका है, अब तुम्हें इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है कि तुम चाहते क्या हो, दूर हटो मुझसे। दूसरा वाला लड़का उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने इस लड़के को अभी मार दिया तो हम इसके बिना ट्रेजर चेस्ट को नहीं खोल पाएंगे, इसलिए जब हम डंजन से बाहर निकल जाएंगे तब तुम इसे पेट भर के मार लेना। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम इस डंजन से बाहर मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अब वो लोग डंजन के और अंदर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स उनके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, जिसके अगले ही पल वो मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो दोनों हंटर्स जो आगे चल रहे वो भी गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं। काफी देर लड़ाई करने के बाद वो लोग उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अब हम हिरोतो को देखते हैं जो कि पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है। उसी के साथ में जिस लड़के की पिटाई हुई थी वो भी हिरोतो के साथ में पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है, जहां पे हिरोतो सोच रहा होता है कि हम जैसों के लिए जिनके पास कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है वो बिल्कुल ही यूजलेस है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के इन्हीं के एक मैजिशियन के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम बेवकूफ सी मैजिशियन, क्या तुम एक मैजिक भी ढंग से नहीं कर सकती? तुम इतनी ज्यादा स्लो हो, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे रिवॉर्ड को और भी ज्यादा कम कर दे? वहीं पर हीरो तो उस दूसरे लड़के से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने उन दोनों के खिलाफ बोलने की कोशिश की। ऐसा सुनने के बाद वो लड़का हिरोतो से कहता है खैर तुम उस सिचुएशन में क्या ही कर सकते थे, हालांकि ये एक शुरुआती डंजन है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर अपनी जान पर खेल कर आए हैं, इसलिए मुझे लगा उन लोगों को इतना ज्यादा लेने देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आगे वो कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। हिरोतो उससे पूछता है क्या कहा, पैसे? आखिर तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत है? वो लड़का हिरोतो से बताता है कि उसे अपना खुद का नॉन प्रॉफिट हंटर गिल्ड खोलना है। जो हंटर गिल्ड अभी है वो बिल्कुल भी गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। आगे वो लड़का हिरोतो से कहता है कि डंजन के अंदर जो पोशंस होते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो कितनी ज्यादा जिंदगियां बचा सकते हैं?
ऐसा कहा जाता है कि डंजन के अंदर गिरने वाले जो पोर्शंस हैं वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं और जिन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता इनके थ्रू उन बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। हिरोतो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि एक पोशन के लिए भी काफी ज्यादा मनी लगता है। वो लड़का हिरोतो से बताता है कि मेरी बड़ी बहन को एक भी पोशन नसीब नहीं हो पाया क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब थे। ये चीजें कभी भी उन लोगों के पास नहीं पहुंचती है जिनको इसकी वाकई जरूरत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद हिरोतो उससे कहता है कि मैंने जैसा कि सोचा था तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तो मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए। वो लड़का अपना नाम अकीरा ताचिबाना बताता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हिरोतो अपना नाम बताता है और वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। इसके अगले सीन में कोई कह रहा होता है कि जल्दी उसे खोलो, गॉब्लिन के अड्डे के अंदर एक खजाने की पेटी है। ऐसा सुनने के बाद अकीरा कहता है कि लगता है मेरा काम भी अब आ चुका है। वो दोनों लड़के अकीरा से कह रहे होते हैं कि जल्दी से खोलो, लेकिन अकीरा कहता है मुझे इसे सावधानी के साथ खोलना होगा क्योंकि मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि इसे खोल सकता है और इस समय मैं ही सबसे ज्यादा डेंजर में हूँ। वो लड़का कहने लगता है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैप्स नहीं होने चाहिए क्योंकि एक बिगनर लेवल की डंजन है। सही कहा ना। उस लड़के की इस बात को सुनने के बाद हिरोतो भी सोचता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। आखिरकार ये एक ट्रेनिंग वाली डंजन है, यहाँ पर पहले कोई भी नहीं मारा गया तो इसी वजह से ये ट्रेनिंग के लिए यूज भी हो रही है। तभी हम देखते हैं अकीरा के अंदर काफी सारे वेपन्स घुस जाते हैं जिसके तुरंत बाद ही डंजन टूटनी स्टार्ट हो जाती है। वो सभी लोग डंजन के अंदर नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा होता हुआ देख हिरोतो सोचता है कि ये एक तरह का ट्रैप था। इसके बाद हम अकीरा की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे देखने के बाद हिरोतो सोचता है कि ये मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मैंने एक डेड बॉडी को देखा और उस समय हिरोतो को ऐसा लगा कि वो आखिरकार समझ चुका है एक ऐसी चीज जो कि सबसे ज्यादा जाहिर थी कि कैसे उसे सबके सब ट्रीट करेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट था इस पूरी डंजन में। हिरोतो को ऐसा लगा कि बहुत जल्द ही उसे एक भयानक एक्सपीरियंस होने वाला था। इसके बाद वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं जब तक ये जगह और टूटे ना तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ऊपर अभी भी पहुंच सकते हैं। हिरोतो अकीरा की तरफ देखने लगता है और काफी सैड होता है उसके बारे में क्योंकि वो वहां पे मर चुका होता है और उसे ऐसे छोड़ के जाना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है हिरोतो को। कुछ देर बाद वो लोग ऊपर आने के बाद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। चलते वक्त उन्हीं में से एक बोलने लगता है क्या ये एक बिगनर डंजन नहीं थी, मतलब यहाँ पर तो ऐसे ट्रैप्स और ऐसी खतरनाक चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी ना जो कि लोगों को मार सके। उस लड़के की बातें सुनने के बाद मैजिशियन लड़की बोलने लगती है हो सकता है कि एक डंजन पैराडॉक्स हो। लड़की की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों लड़के बोलने लगते हैं क्या कहा डंजन पैराडॉक्स, तुम उसी डंजन पैराडॉक्स की बात कर रही हो ना जो कि एकदम से बदल जाता है और काफी वियर्ड हो जाता है। वो लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि ये कई सालों में एक बार होता है किसी डंजन के अंदर। उस लड़की की बात को सुनने के बाद वो दोनों लड़के कहने लगते हैं तो फिर इसका मतलब ये एक एक्सीडेंट था ना। हिरोतो ऐसा सुनने के बाद सोचता है क्या कहा एक्सीडेंट। वो दोनों आगे बात करते हुए कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ जो मरा था वो और कोई नहीं वही लड़का था जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हिरोतो सोचने लगता है क्या ये उसकी बात कर रहे हैं, क्या ये अकीरा की बात कर रहे हैं, किसी की जिंदगी के बारे में इन्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी डंजन पैराडॉक्स का मतलब क्या ये नहीं है। लेकिन तभी हिरोतो उस मैजिशियन लड़की से पूछता है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। वो लड़की जवाब देते हुए बताती है कि शायद मैंने किसी चीज पे पैर रख दिया है और वो लड़की इस समय बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी सभी लोगों को कुछ महसूस होता है। वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उनके सामने समन हो रहा होता है, लेकिन वो एक नहीं कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। जिन मॉन्स्टर्स को देखने के बाद वो सब लोग बोलने लगते हैं क्या ये सिल्वर फैंग्स है, हम इनसे फाइट नहीं कर सकते चाहे हम हंटर स्कूल में ही क्यों ना पढ़ते हो। सिल्वर फैंग तो सिर्फ डीपर एरियाज में पाए जाते हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं और साथ में ऐसे ट्रैप्स जो कि मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हैं, ये तो शुरुआती डंजन में नहीं होना चाहिए था। दूसरा लड़का पूछने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम भागेंगे तब भी हम इनसे बच नहीं पाएंगे। इसके बाद हमें डंजन पैराडॉक्स के बारे में बताया जाता है। इसको चेन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। इसके नाम की तरह ही इसका काम भी है। इसके अंदर हंटर्स के ऊपर एक के बाद एक अटैक होते रहते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाला लड़के को देखते हैं जो कि पूछ रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन पहला वाला लड़का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तभी वो पहला वाला लड़का पीछे की ओर मुड़ता है। मुड़ते वक्त वो लड़का बताता है कि सिल्वर फैंग्स के पास तो ट्रेड भी होती है ना। तभी सब लोग हिरोतो की तरफ देखने लगते हैं। सिल्वर फैंग की ट्रेड के बारे में हमें बताया जाता है। इसके अनुसार जो भी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर होगा ये उसी के ऊपर सबसे पहले अटैक करेंगे। तभी वो दोनों लड़के कहने लगते हैं चलो ये तो काफी अच्छा हुआ, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हालांकि हिरोतो तुम दूसरी तरफ भागोगे। हिरोतो उस लड़के की ऐसी बात को सुनने के बाद कहने लगता है तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना। वो लड़का उन सब से बताता है हिरोतो उन सभी मॉन्स्टर्स का चारा बनेगा और अगर वो हमारे पीछे आया तो उसके ऊपर हमला करने से बिल्कुल भी मत कतराना। हिरोतो उस मैजिशियन लड़के से पूछता है काफी घबराते हुए कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे है ना। लेकिन वो मैजिशियन लड़का हिरोतो से माफी मांगता है। जिसके बाद हिरोतो उस मैजिशियन लड़की से पूछता है कि अचानक से सब लोग इतना ज्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि सब लोग काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं।
प्लीज सबको बताओ कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन वो लड़की घबराते हुए हिरोतो से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं उन सबके साथ एग्री करती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। हिरोतो घबराते हुए कहता है कि अगर हम लोग साथ में काम करें तो हमारे जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्या हम लोग साथी नहीं है? तभी वो दोनों मैजिशियंस एक साथ बोलते हैं कि हमें माफ करना, हमें माफ कर देना, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हिरोतो सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है आखिर ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, माफ कर दो। क्या तुम्हें ये लगता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं होगी अगर तुम माफी मांगोगे तो? ये दुनिया काफी ज्यादा बेकार है, यहाँ पर कमजोर ही लूटा जाता है और मारा जाता है, यहाँ तक कि युजुकी ने भी मुझे कमजोर समझा। अगली पल हम देखते हैं मॉन्स्टर्स हिरोतो के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। हिरोतो सोचता है क्या मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा? मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जिसे सिर्फ बचाया जाए, मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जो कि दूसरों को बचाए, लेकिन मैं अब भी कुछ नहीं कर सकता। ताकतवर, मैं बस ताकतवर होना चाहता हूँ। तभी हिरोतो के फोन में से एक लाइट निकलती है जिसको देखने के बाद सभी मॉन्स्टर्स शॉक हो जाते हैं और डर के वहां से भाग जाते हैं। फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग डिजायर कंफर्म हो चुकी है और हिरोतो की आत्मा का एक्सेस मिल चुका है। हिरोतो का फोन और ज्यादा ग्लो करने लगता है और इसी के साथ हिरोतो की बॉडी भी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है। तभी हम हिरोतो की स्टेटस विंडो को देखते हैं जिसमें उसकी एचपी 0 होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो एचपी फुल हो जाती है। फिर हम फोन की स्क्रीन पर एक स्किल को देखते हैं, लाइफ फ्लिंकर, जिसका कूल डाउन चालू हो जाता है 180 सेकेंड। हिरोतो की आंख खुल जाती है और वो घबराते हुए कहने लगता है क्या मैं बच गया, लेकिन मेरे सारे घाव हील क्यों हो गए? इसके बाद वो अपने फोन को उठाते हुए कहने लगता है कि यही एक ऐसी चीज बाकी रह गई है जो कि मेरे पास है। फिर हिरोतो अपने फोन की स्क्रीन पर देखने लगता है और कहने लगता है डीमन लोड एप्लीकेशन, मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा एप्लीकेशन कब डाउनलोड किया था। फिर वो किसी चीज को देखने के बाद कहता है क्या ये खून है? अगर ये है तो फिर ये सपने के हिसाब से भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या, लेकिन फिलहाल मैं अभी अकेला हूँ, जिसका मतलब मुझे सब लोगों ने पीछे छोड़ दिया, तो ये कोई सपना नहीं हो सकता। खैर, सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है यहाँ से बच के भागना। हिरोतो मरे हुए मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और सोचने लगता है जो लोग यहाँ से सबसे पहले भागे थे शायद उन्होंने ही इन सबको मार दिया। लेकिन हिरोतो तभी नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर नजर रखे हुए था और वो एक गॉब्लिन होता है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और वो हिरोतो के ऊपर अटैक कर देता है और हिरोतो को मारने लगता है। हिरोतो मन ही मन गॉब्लिन्स के बारे में बताने लगता है कि गॉब्लिन सबसे ज्यादा कमजोर माने जाते हैं, यहाँ तक कि इस वाले गॉब्लिन का तो हाथ भी कटा हुआ है, तो क्या इसका मतलब मैं इनसे भी ज्यादा कमजोर हूँ? तभी हम हिरोतो के फोन पर एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें बताया जाता है लाइफ लिंकर स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और 24 घंटे के लिए हिरोतो को डीमन लॉर्ड की लाइफ फोर्स दी जाती है। इसके तुरंत बाद ही हिरोतो की आंख से रोशनी निकलने लगती है, जिसके बाद हिरोतो उस गॉब्लिन की आंख फोड़ देता है और एक पत्थर से उस गॉब्लिन को मार देता है। तभी नोटिफिकेशन आता है हिरोतो को एक स्किल मिल चुकी है, डीमन लॉर्ड ऑफ ग्लटनी, और जिस गॉब्लिन के वेरिएंट को हिरोतो ने मारा है उसकी बॉडी को डीमन ऐप के थ्रू कंज्यूम किया जा चुका है। हिरोतो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये भला क्या है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो कि वहां से हिरोतो को छोड़ के भाग चुके होते हैं। जो लड़का सबसे आगे भाग रहा होता है उसके फोन में भी डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। अब हमें हिरोतो को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टेटस विंडो को देखने के बाद सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि लेवल और स्टेटस वगैरह क्या होता है। नहीं, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये गेम लाइक विंडो आखिर है क्या। अचानक से हिरोतो कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि एक कॉर्नर में परछाई के अंदर कोई सी चीज तो मेरा वेट कर रही है, बिना उसे देखे मैं ऐसे क्यों जानता हूँ, ऐसा लगता है। ऐसा कहते हुए हिरोतो सेंस करता है कि एक और उसका वेट कर रहा है पिलर के पीछे, और हिरोतो कहता है कि लगता है मेरे सारे सेंसेस शार्प हो चुके हैं। मैंने सुना है चोरों के पास ही ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो डेंजर को सेंस कर सकते हैं, तो ऐसा महसूस होता है इस एबिलिटी को यूज करने के बाद। खैर चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हिरोतो एक पत्थर लेकर किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो होता है एक ऑर्क, वही ऑर्क जो कि हिरोतो का परछाई के अंदर वेट कर रहा था। हिरोतो उस ऑर्क की आंख पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो ऑर्क काफी जोर से चिल्लाने लगता है और उस ऑर्क की आंख से काफी खून निकलने लगता है। लेकिन हिरोतो उस ऑर्क के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा होता है और हमला करते वक्त हिरोतो सोचने लगता है मैंने जो अचानक से हमला किया था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। ये काफी जाहिर है कि ऑर्क्स गॉब्लिन से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसी वजह से भले ही मैंने इसके ऊपर अचानक से अटैक किया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीत सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी मौजूदा ताकत के साथ इस पत्थर को यूज किया लेकिन इसे कोई भी डैमेज नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा है इसे लगातार मारने के अलावा। कुछ देर बाद हिरोतो ने उस ऑर्क को मार दिया होता है
तभी सिस्टम बताता है कि उसने एक ऐसे ऑर्क को मारा है जो अल्फा गार्ड में एग्जिस्ट नहीं करता और ऑर्क की बॉडी डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन के थ्रू कंज्यूम्ड की जा चुकी है। अब हिरोतो अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखता है और कहता है कि मेरी सिर्फ ताकत ही बढ़ी हुई है। तभी हिरोतो एक पत्थर को उठाकर एक ही हाथ से तोड़ देता है। ऐसा करने के बाद हिरोतो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या मैंने सच में अपने एक ही हाथ से इतने बड़े पत्थर को तोड़ दिया? आखिर मेरे जैसा एक कमजोर इस पत्थर को कैसे तोड़ सकता है? हिरोतो अपने सिस्टम के बारे में कुछ चीजें बताता है, वो चीजें जो कि उसने अभी तक अपने सिस्टम के बारे में जानी है। हिरोतो बताता है कि मैंने अपने सिस्टम के बारे में काफी सारी चीजें जानी है। वो चमगादड़ों को मारते वक्त बताता है कि सबसे पहली चीज जो कि मैंने अपने सिस्टम के बारे में जानी है वो ये है कि ऑर्क्स गॉब्लिन्स जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मेरी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि गॉब्लिन्स एंड ऑर्क्स मसल टाइप्स हैं। इसी वजह से जो उनके पॉइंट्स हैं वो मेरी स्ट्रेंथ में ऐड हो जाते हैं। वो डंजन के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और साथ में बता भी रहा होता है कि चमगादड़ों को मारने के बाद मेरी एजिलिटी के पॉइंट्स बढ़ गए। अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से हिरोतो को अलग अलग तरह के पॉइंट्स भी मिले। हिरोतो इसके बाद बताता है कि मैंने पहले सुना था कि अगर आप अकेले खेलते हैं तो आपका लेवल अप जल्दी होगा, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 2 लेवल ऊपर पहुंचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं डंजन के अंदर वापस जाऊंगा और उसके डीपेस्ट पार्ट में जाने की कोशिश करूंगा। कुछ देर बाद हिरोतो किसी चीज को छूने के बाद कहने लगता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, बिना परमिशन के तुम डीपेस्ट पार्ट के अंदर नहीं जा सकते। खैर, कम से कम मैं यहाँ पर सिल्वर फैंग को तो हरा नहीं चाहता हूँ। तभी हिरोतो के सामने सिस्टम अपीयर होता है और उसे एक नया क्वेस्ट दे देता है। बिगनर डंजन को क्लियर करने की वजह से तुम्हें एक नया क्वेस्ट दिया जा रहा है जो कि 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। हिरोतो कहता है, नया क्वेस्ट? एक के बाद एक नया क्वेस्ट दिए जा रहा है ये सिस्टम, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तभी हिरोतो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि कई सारे सिल्वर फैंग उसकी ओर आ रहे होते हैं। हिरोतो सिल्वर फैंग्स को देखने के बाद सोचता है कि ये तो एक स्टैम्पीड लेवल की डंजन नहीं रही, लेकिन फिर भी क्या मैं अभी खतरे में नहीं हूँ इन सभी जल्लादों के सामने? मेरे अंदर मेरा सिक्स्थ सेंस मुझसे जोर जोर से बता रहा है कि मैं अभी बहुत बड़े खतरे में हूँ। तभी एक सिल्वर फैंग हिरोतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हिरोतो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, ऑलराइट, अब मैं इसके अटैक को देख सकता हूँ, यानी कि मैं अब थोड़ा बहुत तो ताकतवर हो ही चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं इसकी स्पीड के साथ भी रिएक्ट कर सकता हूँ। तभी हिरोतो उस सिल्वर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसा लगा ना बढ़िया? सिल्वर फैंग इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हिरोतो कुछ देर बाद सोचने लगता है कि जैसा कि मुझे लगा था, बिना किसी हथियार के इनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। सभी सिल्वर फैंग ने चारों तरफ से हिरोतो को घेर लिया होता है, जिसके बाद हिरोतो सोचता है कि आखिर में ये बिल्कुल पिछली बार की तरह ही होने वाला है। हम देखते हैं उन सभी सिल्वर फैंग ने हिरोतो को मार दिया होता है और उसकी बॉडी को खाने लगते हैं, लेकिन तभी सिस्टम अपीयर होता है और उसकी लाइफ लिंकर स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद हिरोतो फिर से जिंदा हो जाता है और वो फिर से अपनी आंखें खोलता है। लेकिन फिर से सिल्वर फैंग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। सिस्टम अपीयर होता है और बताता है कि पेन टॉलरेंस की जो स्किल है लेवल 1 वाली, वो एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद सिस्टम फिर से बताता है लाइफ लिंकर स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके बाद हिरोतो फिर से जिंदा हो जाता है और उसके बाद सिल्वर फैंग फिर से उस पर अटैक करके उसको मार देते हैं। हिरोतो सोचने लगता है कि इस तरह की बॉडी होना जो कि कभी मर नहीं सकती, काफी बड़ी मुसीबत है। मैंने कई सारी मूवीज में और कॉमिक्स में ऐसा देखा है। उदाहरण के लिए जो इंसान टॉर्चर होता है वो आखिर में मर जाता है, लेकिन वही इमोर्टल्स के लिए कभी मौत आती ही नहीं है। इसी वजह से तुम ये कह सकते हो कि इमोर्टैलिटी सबसे बड़ा पनिशमेंट है, और अभी मैं यही चीज फील कर रहा हूँ। यहाँ तक कि दर्द को सहने वाली स्किल की वजह से भी सिर्फ दर्द ही कम हो रहा है। बिना किसी हथियार के मैं इन्हें नहीं हरा पाऊंगा, मुझे किसी हथियार को ढूंढना ही पड़ेगा ताकि मैं इन्हें हरा सकूं, वरना मेरा कोई भी अटैक इन पर काम नहीं करेगा। इसलिए मुझे उस जगह जाना होगा। हिरोतो अकीरा की डेड बॉडी के पास आ जाता है और उसकी बॉडी में से 2 हथियार निकाल लेता है। हिरोतो के पीछे सिल्वर फैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और एक ही बार में उस सिल्वर फैंग को मार देता है और वो कहता है कि मेरा अटैक काम कर गया, तो अब खेल शुरू करते हैं। इसके बाद हम टीवी के ऊपर किसी को बात करते हुए सुनते हैं कि तुम पूछ रहे हो कि एक्सपीरियंस कैसे गेन करें। सबसे पहला तरीका है कि तुम बिना किसी पार्टी के अकेले ही मॉन्स्टर्स को मारो, वरना पार्टी के साथ में किसी हाई रैंक मॉन्स्टर को मारो। तभी वो लड़की पूछती है, अगर किसी फर्स्ट ईयर ट्रेनी ने 100 सिल्वर फैंग्स को मार लिया तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग नहीं हो जाएगा? प्रेजेंट में कुछ देर बाद हम देखते हैं हिरोतो ने सभी सिल्वर फैंग्स को मार दिया था, जिसके बाद हिरोतो काफी खुश होते हुए चिल्लाने लगता है। हिरोतो की स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे कुछ नई स्किल्स मिल जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है, क्या गट्स, जियांट किलर? मैं जानता हूँ कि पेन टॉलरेंस क्या है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। अगर यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल सही है तो इसका मतलब मुझे काफी एक्सेलेंट बोनस मिल चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं नहीं जानता कि मैं इस विंडो पे कब तक भरोसा कर सकता हूँ। हिरोतो की नजर नोटिफिकेशन बेल पे पड़ती है और हिरोतो कहता है, आखिर ये क्या चीज है? तभी हिरोतो उस बेल पे क्लिक कर देता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें बताया जाता है कि आपको एक नया क्वेस्ट दिया जा रहा है। इस क्वेस्ट में आपको हायर रैंक की डंजन को चैलेंज करना होगा। क्या डंजन चैलेंज?
यहाँ तक कि मैंने अभी तक डीपर पार्ट भी क्लियर नहीं करा है बिगिनर डंजन का। लेकिन इसकी बात की जाए, शुरुआती डंजन के डीप पार्ट में एक और डंजन कनेक्ट हुआ करती थी। ये बात सही है कि मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ, और यहाँ तक कि मैंने डीमन लॉर्ड ऑफ ग्लटनी स्किल को भी अपने आप से एक्सपीरियंस किया है। लेकिन फिर भी एक हायर रैंक की डंजन जिसमें सब ताकतवर मॉन्स्टर्स ही होंगे, वो भी एक अलग डायमेंशन से, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। और साथ में भले ही मैं मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे चोट तो लग ही सकती है ना। अब मैं समझा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब मुझे फिर से तड़पना नहीं है। स्टेटस प्लीज मुझे बताओ, लाइफ लिंक का स्किल का कितना समय बाकी है। हीरो तो देखता है कि उसके पास अभी भी 18 घंटे और 30 मिनट बाकी है। हीरो तो अपने आप को कोसने लगता है और कहने लगता है कि तुम बेवकूफ, आखिर तुम कब तक एक टट्टी की तरह रहना चाहते हो, वो भी इस तरह के घटिया टैलेंट के साथ। क्या तुम बिल्कुल ठीक हो इस तरह रहने से? बिल्कुल भी नहीं। इस दौरान हिरोतो ने अपने आप को काफी चोट पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से उसके जो वुंड्स थे वो हील हो जाते हैं। हिरोतो आगे कहता है कि अभी मेरे पास जो भी है, अगर मैं इसके साथ कोई भी कदम नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए कोई भी फ्यूचर नहीं होगा आगे। इसके तुरंत बाद ही हिरोतो सिस्टम से कहता है कि मुझे अभी के अभी हाई रैंक डंजन को ट्राई करना है, जिसके बाद उसका ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि डंजन में हिरोतो के साथ थे। यहाँ से हम इन दोनों को मोटू पतलू बुलाने वाले हैं, क्योंकि मुझे अभी तक भी इन लोगों का नाम पता नहीं चल पाया है और इनका काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम है। तो पतलू कहता है, मैं जानता हूं कि काफी सारे हादसे डंजन के अंदर होते रहते हैं। तभी वहीं पर मौजूद एक लड़का कहता है, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। मोटू भी कहता है, हालांकि शुरुआती डंजन में मर जाना ये कितना ज्यादा बेकार है। तभी वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर कोई वहां पे कैसे मर सकता है? पिछले 10 सालों में तो शुरुआती डंजन में कोई भी नहीं मरा, वो एक शुरुआती डंजन थी, इसलिए उसे सेफ कहा जाता है। अब मोटू कहता है, खैर जोक्स को साइड रखो, ये कितना ज्यादा शेम की बात है। आगे मोटू बताता है, अगले हफ्ते एक हंटर ट्रेनिंग स्कूल से हमारे मॉक बैटल्स को देखने वाला है। तभी एक लड़का बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कमजोर लड़का भी हमारे ही ग्रुप में है ना। मोटू बोलता है, ऑफ कोर्स मैं उसे अपना ओपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। ये काफी ज्यादा शेम की बात है कि मैंने बेस्ट बनने का चांस खो दिया। अब हम हिरोतो की वॉइस को सुनते हैं, जो कि कह रहा होता है, मुझे याद नहीं कि मैं कितनी बार मर चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं पहुंच गया डंजन के डीपेस्ट रूम में, जैसा कि मुझे लगा था, हर बार मरना और हर बार जिंदा होना। क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो हिरोतो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हिरोतो ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और कह रहा होता है, आखिरकार ये इसी के साथ खत्म हो गया। हिरोतो का क्वेस्ट पूरा हो जाता है और उसे एक नई स्किल मिलती है, माना एक्विजिशन, यानी कि अब वो मैजिक भी यूज कर सकता है। ये सब होने के बाद हिरोतो को वापस उसकी दुनिया में उसी डंजन में भेज दिया जाता है। इसके बाद हिरोतो बताता है कि मैंने रियलाइज नहीं किया था, लेकिन मैंने पहले ही हंटर स्टूडेंट के लेवल को पार कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसके अंदर मोटू पतलू से बोलता है, क्या तुमने ये सुना? पतलू कहता है, हाँ मैंने सुना है हिरोतो के बारे में। और वो दोनों अब हंसते हुए कहते हैं, उसके लिए ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आगे वो दोनों कहते हैं कि अब इसके साथ में हमारा मॉक बैटल बिल्कुल सेफ है। तभी एक लड़का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, क्या तुमने अभी तक सुना नहीं नए रूल के बारे में? इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एक बंदा सिर्फ एक ही बैटल लड़ सकता है। वो दोनों इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब हमें हिरोतो को दिखाया जाता है, जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी यादें अब रुक चुकी हैं उस हाई रैंक डंजन में जाने के बाद। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे ऑर्फनेज के सामने बेहोश पाया था। ये सब कुछ एक सपना था। इस बात को एक्सेप्ट करने का यही एक तरीका है। हालांकि अब इतना आगे आने के बाद सिर्फ 2 ही आंसर एग्जिस्ट करते हैं। अपनी फोन की स्क्रीन को देखते हुए हिरोतो बोलता है, या तो मेरा दिमाग ही खराब है या फिर। तभी इतनी देर में पतलू हिरोतो के घर पे आ जाता है। पतलू हिरोतो को देखने के बाद कहता है कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। पतलू बोलता है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अपोनेंट बनने के लिए तुम मेरे लिए रिक्वेस्ट करो, और हाँ, तुम्हें अपने हर प्लान के बारे में अब भूलना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम उस दिन किसी भी बैटल को लड़ नहीं पाओगे, और मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम ये दर्द याद रखो। तभी पतलू अब हिरोतो का हाथ दबाते वक्त उसका हाथ जोर से दबाने लगता है, लेकिन हिरोतो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पतलू शौक होते हुए सोचता है, मैंने अपनी काफी सारी ताकत इसमें डाली थी, तो आखिर इस पर असर कैसे नहीं हुआ? क्या ये दिखावा कर रहा है? हिरोतो के दर्द सहने की शक्ति की वजह से हिरोतो को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। हिरोतो सोचता है कि पहले इसके देखने पर मैं जम जाया करता था, लेकिन अब तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। अगर इसको सिल्वर फैंग से कंपेयर करें तो ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हिरोतो को स्माइल करता देख पतलू गुस्से से हिरोतो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हिरोतो का सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाता है और हिरोतो सोचता है, आखिर ये क्या है? ये तो काफी ज्यादा स्लो है, क्या मुझे पलटवार करना चाहिए? अगली पल हिरोतो उस पतलू के ऊपर अपनी कोहनी मार देता है
जिसकी वजह से पतलू के मुंह से काफी ज्यादा खून आने लगता है। पतलू को देखने के बाद हीरो तो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा कमजोर है। नहीं, शायद ये चीज गलत है क्योंकि ये कमजोर नहीं है, हमारे लेवल्स के बीच में काफी गैप है। पतलू गुस्से से उठकर हीरोतो के कॉलर को पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिर तुमने मेरे साथ अभी क्या किया? मेरे ऊपर पंच करना ये बिल्कुल नामुमकिन है तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए। मुझे बताओ कि तुमने अभी अभी कौन सी ट्रिक आजमाई है। अगर तुमने कोई ट्रिक नहीं आजमाई फिर ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए था तुम्हारे लिए। हीरोतो पतलू की बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि अभी तक इसने जो भी कुछ मेरे साथ किया है मैं उसका बदला अभी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें और मुझ में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। हीरोतो पतलू से कहता है अब ये जाने देते हैं। पतलू चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने मुझे पहले मारा था। तभी हीरोतो उसका हाथ पकड़ता है और अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है कि हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं होप करता हूँ तुम भी मुझे परेशान नहीं करोगे। पतलू हीरोतो की बात से थोड़ा घबरा जाता है। अब हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है हीरोतो अपना ब्लड सैंपल ले रहा होता है, जो कि इन्हें ये हर हफ्ते लेना होता है। इन्हें अपना खून हंटर के तौर पर अपनी हेल्थ चेक करवाने के लिए देना पड़ता है। अब हीरोतो अपना खून सैंपल के तौर पे दे रहा होता है, जहां पे डॉक्टर बोलता है कि तुम सबसे आखिरी हो तो जल्दी करो। हीरोतो कहता है मुझे माफ करना। जब हीरोतो जाने लगता है वो अचानक से घबराते हुए पीछे की ओर देखता है और वो सोचता है मेरी कंडीशन के बारे में जानना, क्या इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लेवल्स भी इंक्लूडेड होंगे? मुझे इससे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। अब हम मोटू पतलू को देखते हैं, जहां पर पतलू चिल्लाते हुए बोलता है उसने पक्का कुछ ना कुछ तो किया होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो ये उसके लिए नामुमकिन है कि वो मुझे मुक्का मार पाए। हालांकि मुझे ये बताओ कि वो क्या चीज थी? क्या वो एक रेयर ड्रॉप था डंजन से? तुम ये चीज काफी अच्छे से जानते हो कि वो एक शुरुआती डंजन थी, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी पतलू बोलता है लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है और साथ में वो उस सिचुएशन से बिल्कुल सही सलामत कैसे बाहर आ सकता है? तभी मोटू बोलता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उसे लाइन पे लाने के लिए मैं उसे मॉक बैटल के दौरान इतना मारूंगा कि वो कभी दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये सुनने के बाद पतलू बोलता है एक मिनट रुको, क्या तुम मुझसे मेरा चांस छीन रहे हो रिवेंज लेने का? मोटू उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में बोलता है सबसे पहली बात ये घटिया कन्वर्सेशन होने का रीजन तुम हो। खैर एक चीज और, बैटल स्टार्ट होने से पहले बॉडी चेकिंग होगी और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कुछ भी यूज करे, वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और मैं सच बताऊं तो वो गधा हमारे लिए एक दुश्मन है ही नहीं। पतलू बोलता है लेकिन फिर भी। मोटू पतलू की बात को काटते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बैटल के बाद हम उसे खूब मारेंगे और वहीं से हमारे मजे शुरू हो जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर एक आदमी कंप्यूटर पे कुछ देख रहा होता है। तभी उसके कप नूडल्स जमीन पे गिर जाते हैं। वो हीरोतो की प्रोफाइल देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिर ये क्या चीज है? उसके सामने बैठी लड़की पूछती है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? आदमी बताता है ये जो लड़का है जिसका नाम इजीमा है, इसने कभी भी हंटर स्कूल में पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी वो लड़की भी हीरोतो की प्रोफाइल को देखती है और थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। आदमी लड़की से पूछता है तुम भी ये देख सकती हो ना, इसके स्टैट्स के बीच में डॉट है। लड़की बोलती है क्या डंजन पैराडॉक्स से सामना करने पर ऐसा होता है? तो यही वो लड़का है जो इस सिचुएशन में फंसा था। आदमी बोलता है तो अब हम हायर अप्स को इसके बारे में कैसे रिपोर्ट करेंगे? लड़की उस आदमी से बोलती है इसे रिपोर्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ये चीज ट्रेनिंग स्कूल से पहले हुई है, अगर उसके स्टैट्स डबल भी हो जाते तब भी हमें कंट्री को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और जैसा कि मैंने कहा डंजन पैराडॉक्स एक ऐसी जगह है जहां पर अजीब चीजें होती रहती है, इसके जैसे ना जाने कितने बच्चों के पास ऐसे ही स्टैट्स हैं, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये एक एफ रैंक वाला बच्चा है तो ये और ज्यादा ग्रो नहीं करने वाला, इसलिए मुझे पेपर वर्क से बचने दो। आदमी बोलता है लेकिन अभी भी ये चीज कुछ भी सेंस नहीं बनाती है, कुछ समय पहले तो ये लेवल 1 का ही था। तुमने कहा लॉजिकली मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आने लगे जिसकी वजह से ये दुनिया बदल गई और उस समय से हम इन सभी चीजों को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से डंजन्स और हंटर्स बिल्कुल सेम है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम हीरोतो को देखते हैं जो कि काफी सारा खाना खा रहा होता है। तभी एक लड़की आके हीरोतो से बोलती है तुम्हारे सामने मुझे बैठने के लिए माफ करना। हीरोतो को इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और हीरोतो सोचने लगता है क्या मैं एक भुक्कड़ बन चुका हूँ? तभी हीरोतो की नजर उस लड़की पे जाती है और वो उससे पूछता है मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी भी नहीं देखा, तो तुम आखिर हो कौन? वो लड़की हीरोतो को एक स्माइल देती है और बताती है कि मैं तो सिर्फ एक चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ अर्टेमिस हंटर ट्रेनिंग स्कूल से। ये सुनने के बाद वहां पे मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हीरोतो सोचने लगता है कि ये तो वही लेडी है जिसने यूजिकी को मॉक बैटल के दौरान अप्रोच किया था। तभी इंस्ट्रक्टर बोलती है कि मैं तुम्हें हर साल देखती हूँ लेकिन किसी वजह से क्या तुम्हारा मूड बदल गया है? मेरे ख्याल से तो नहीं, तुम भी उस डंजन इंसिडेंट में फंस गए थे ना, तो क्या मौत को छू के आने से तुम्हारे अंदर कोई चेंज आया?
डंजन पैराडॉक्स के सर्वाइवर की बात की जाए तो कहा जाता है कि उनके पास मिस्टीरियस पावर्स आ जाती हैं और मैं काफी लंबे समय से लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हूँ और तुम ये कह सकते हो कि ये मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं। तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बात करना चाहोगे? मैं इसका बढ़ावा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे इंट्यूशंस इन सालों में कभी भी गलत नहीं हुए। हिरोतो कहता है मैं एक छोटी सी बात करने के लिए बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा अगर तुम मेरे एफ रैंक एप्टीट्यूड के बारे में माइंड नहीं करोगी तो। इंस्ट्रक्टर शॉक हो जाती है और पूछती है क्या कहा एफ रैंक? हिरोतो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। इंस्ट्रक्टर एम्बेरेस्ड होते हुए बोलती है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लगता है मेरे इंट्यूशंस अब इन सालों में जंग खा गए हैं। आगे इंस्ट्रक्टर कहती है मुझे माफ करना, मैंने ही तुम्हें इन्वाइट किया था यहाँ पर, लेकिन हिरोतो कहता है कोई बात नहीं, ये काफी यूजुअल रिएक्शन है मेरे लिए। इंस्ट्रक्टर बोलती है रुको, तुम्हारे जैसे लो रैंक नॉर्मल इंसानों के जैसे ही होते हैं, इसलिए ये सोसाइटी तुम्हारे लिए काफी हार्ड होगी। इंस्ट्रक्टर अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलती है अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, तुम्हारी हेल्प करने से मुझे खुशी होगी। हिरोतो सोचता है कमजोरों के प्रति लोगों के दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, सबसे पहला जिसमें वो कमजोरों को लूटते हैं और दूसरा जिसमें वो कमजोरों की मदद करते हैं। और हिरोतो आगे सोचता है ये इंसान भी यूजुकी की तरह ही है। अब हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, तभी हिरोतो भी बैटल अरीना में आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी का बैटल स्टार्ट हो रहा होता है। हम देखते हैं ये बैटल और किसी के बीच में नहीं, हिरोतो और मोटू के बीच में होता है, जहाँ पे वो मोटू कह रहा होता है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, इस बैटल के लिए हम होल्ड बैक करना बंद कर देते हैं और जाहिर सी बात है मैं पूरी ताकत से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम आज मारे जाओ। किसी का मॉक बैटल में मारे जाना अक्सर होता रहता है, अगर ऐसा होता है तो बचपन की तरह यूजुकी तुम्हें बचाने नहीं आएगी। खैर ये काफी गलत हुआ तुम्हारे लिए क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। अगर तुम आज मारे गए तो हमारे ग्रुप से तुम दूसरे बंदे होगे जो कि मर चुका है। मैं आशा करता हूँ तुम मरने के बाद उसके साथ काफी अच्छे से रहोगे। इतनी सारी बकवास सुनने के बाद हिरोतो कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि हम बिल्कुल भी होल्ड बैक ना करें। मोटू कहता है तुमसे बैटल करने का यहाँ पर एक रीजन है, अगर मैंने अपनी ताकत यहाँ पर सभी स्काउट्स को दिखा दी तो मेरा करियर बन सकता है। मोटू अपनी स्वॉर्ड गिरा देता है और कहता है अगर मैं तुम्हारे जैसे एफ रैंक को स्वॉर्ड के साथ मारा तो स्काउट्स को बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें बिना स्वॉर्ड के मारूंगा। मेरे पास मैजिक करने के लिए एप्टीट्यूड है, तुम्हें पता है मैजिक फाइटर होना काफी ज्यादा रेयर है। हिरोतो मोटू की ताकत को देखने के बाद सोचता है तो इसका मतलब ये इंसान उस समय डंजन के अंदर अपनी ताकत को छुपा रहा था और इसने डिसाइड किया कि ये मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ के चला जाएगा बिना कुछ ट्राई करे। आगे हिरोतो कहता है तो फिर मैं भी मैजिक का यूज करूंगा और इसी के साथ हिरोतो भी मैजिक का यूज करने लगता है। हिरोतो का मजाक उड़ाते हुए मोटू बोलता है क्या तुम इस मैजिक के साथ में मोमबत्ती जलाने की सोच रहे हो? लेकिन हिरोतो सोचता है जो पावर मुझे हाई रैंक डंजन से मिली थी मैं उसी का यूज करूंगा। तभी हिरोतो के आसपास काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसके साथ हिरोतो एक पावरफुल मैजिक बॉल क्रिएट करता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्या ये एक एफ रैंक एप्टीट्यूड वाला लड़का नहीं है, तो इसके पास मैजिक कहाँ से आया? हिरोतो के मैजिक को देखने के बाद मोटू की बहुत बुरी फट जाती है और मोटू कहने लगता है क्या तुम बस दिखावा कर रहे हो। तभी मोटू अपना लार्ज फायर अटैक हिरोतो के ऊपर कर देता है। तभी हिरोतो भी अपना अटैक कर देता है, हेल फायर एविल फ्लेयर। हिरोतो का अटैक काफी पावरफुल होता है, जिसको देखने के बाद मोटू की बहुत बुरी फट जाती है। हिरोतो का अटैक एक दीवार पर जाके लगता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सभी लोग हिरोतो के इस अटैक की वाहवाही करने लगते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर भी शॉक में खड़ी होती है और बोलती है क्या ये एक 3rd टियर का मैजिक था? नहीं, ये 4th टियर का मैजिक था। और सोचती है पिछले साल यूजुकी और इस साल ये लड़का। तुरंत बाद ही वो किसी को जाते वक्त कॉल करती है और बताती है कि इस साल भी काफी अच्छे रूकी आए हैं।